Hello students, welcome to Dronacharya IAS YouTube channel. I'm Dr. Daman Benipal presenting you daily current affairs covering 30th January 2022. इस वीडियो लेक्चर में हम आज के द हिंदू न्यूज़पेपर में आए हुए वो सभी इम्पॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स डिस्कस करेंगे जो कि हमारे यूपीएससी प्रिपरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है. सो लेट्स बिगिन विद इट. तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के हमारे पहले न्यूज़ आर्टिकल के साथ विच इज़ अबाउट द बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी. इंडिया जो कि अपना 73rd रिपब्लिक डे सेलिब्रेट कर रहा है और ये जो सेलिब्रेशंस हैं ये जनवरी 23rd से ही शुरू हो चुकी थी. फाइनली ये सेलिब्रेशंस का एंड हो चुका है. सैटरडे को बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी के साथ 73rd रिपब्लिक डे की सेलिब्रेशंस का भी एंड हुआ है. इस साल बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी में इंडिया के 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस को सेलिब्रेट किया गया एंड यहाँ पे बहुत सारी प्रोजेक्शन मैपिंग की गई ऑन दी नदर्न एंड सदर्न ब्लॉक्स. जो उनकी वॉल्स हैं उनके अलॉन्ग बहुत सारी प्रोजेक्शंस की गई और साथ ही में देयर वर 1000 ड्रोन्स जो कि इस हिस्टोरिक वेन्यू के ऊपर प्रेजेंट थे एंड दे वर गिविंग मल्टीपल डॉटेड कलर्स टू द स्काई एंड बहुत ही ब्यूटिफुल ये पूरा का पूरा जो इवेंट था जिसने रिपब्लिक डे सेलिब्रेशंस का एंड मार्क किया. दिस वाज वेरी ब्यूटिफुल. नाउ बीटिंग रिट्रीट फंक्शन को लेकर, इस सेरेमनी को लेकर कुछ बेसिक्स टच करते हैं. सबसे पहले समझते हैं कि ये बीटिंग रिट्रीट फंक्शन है क्या, ये होता क्या है एंड ये कब से इंडिया के अंदर इस फंक्शन की शुरुआत हुई. लेट्स क्विकली गो थ्रू द हिस्ट्री ऑफ बीटिंग रिट्रीट. तो बेसिकली अगर हम बीटिंग रिट्रीट की हिस्ट्री देखें तो ये एक बहुत ही ओल्ड मिलिट्री ट्रेडिशन है. सेंचुरीज ओल्ड मिलिट्री ट्रेडिशन है. तो जब ट्रूप्स जब उनकी जो फाइट थी वो सीज हो जाती थी एंड वो अपने आर्म्स को रख देते थे एंड व्हेन दी ट्रूप्स दी आर्मी दे यूज्ड टू विड्रॉ देमसेल्व्स फ्रॉम द बैटलफील्ड और जब वो वापस अपने कैंप्स की तरफ आते थे तो सनसेट के दौरान दे यूज टू रिटर्न एट द साउंडिंग ऑफ रिट्रीट. तो पूरी ऐसी रिट्रीट की साउंडिंग होती थी एंड देन द ट्रूप्स यूज टू कम बैक. तो इस पूरे मिलिट्री ट्रेडिशन की शुरुआत 17th सेंचुरी में हुई इंग्लैंड में जब किंग्स जेम्स टू ने ऑर्डर किया जो ट्रूप्स थे कि वो ड्रम्स को बीट करें और जो फ्लैग्स हैं उनको लो डाउन कर दें एंड दे शुड ऑर्गेनाइज अ परेड एंड टू अनाउंस दैट कि जो डे ऑफ कम्बैट था ये एंड हो चुका है. तो 17th सेंचुरी इंग्लैंड में इसकी इस पूरी ट्रेडिशन की शुरुआत होती है. उस टाइम पे बीटिंग रिट्रीट फंक्शन को वॉच सेटिंग कहा जाता था. ये बिल्कुल सनसेट के टाइम पे होता था. तो जो इवनिंग गन थी उसमें से सिंगल राउंड फायर किया जाता था जिसके बाद ये पूरा का पूरा जो सेरेमनी थी ये कंडक्ट की जाती थी. प्रेजेंटली भी और बाकी कंट्रीज़ की आर्म्ड फोर्सेस भी हैं जहाँ पे बीटिंग रिट्रीट फंक्शन सेलिब्रेट किया जाता है. फॉर एग्जांपल वी हैव यूके, यूएस, कनाडा, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया एंड मैनी अदर्स. ना अगर हम स्पेसिफिकली इंडिया की बात करें, इंडिया में किस तरह ये जो बीटिंग रिट्रीट फंक्शन है इसकी शुरुआत कैसे हुई ये समझते हैं. नाउ इंडिया के लिए जो बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी है एक काफ़ी ज़्यादा एक नेशनल प्राइड का इवेंट है जिस टाइम पे कलर्स और स्टैंडर्ड्स को परेड किया जाता है. इस सेरेमनी का भी अगर हम ओरिजिन देखें तो इंडिया में इट गोज़ बैक टू अर्ली 1950s जब इंडियन आर्मी के जो मेजर रॉबर्ट्स थे उन्होंने इंडिजीनियसली एक यूनिक सेरेमनी डेवलप की जिसके अंदर जो मास्ट बैंड्स थे इनको डिस्प्ले किया गया. स्पेशली मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर हमारे पास एक सेक्शन डी है विच इज़ सेरेमोनियल्स. वो इस पूरे के पूरे इवेंट को कंडक्ट करते हैं और इसके अंदर बहुत सारी म्यूज़िकल परफॉर्मेंसेस की जाती हैं बाय वेरियस बैंड्स. इस साल बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी के अंदर जो 19th सेंचुरी का बहुत ही पॉपुलर हाइम है अबाइड विद मी, इसे रिप्लेस किया गया बाय ए मेरे वतन के लोगों विच इज़ रिटन बाय कवि प्रदीप. सो कवि प्रदीप का लिखा हुआ ए मेरे वतन के लोगों इसे ऐड किया गया और इसने अबाइड विद मी को रिप्लेस कर दिया. ये ऐसा पहली बार हुआ है 7 डिकेड्स के अंदर जिसके अंदर अबाइड विद मी जो टोन थी ये नहीं बजी, रादर इसकी जगह ए मेरे वतन के लोगों ट्यून को यूज़ किया गया. और भी बहुत सारी ट्यून्स इस सेरेमनी के अंदर ऐड की गई. केरला, हिंद की सेना, ए मेरे वतन के लोगों, दे वर मेनी एडिशंस, रादर कहा जा रहा है देयर वर 26 ट्यून्स
जो कि इस बार बेटिंग रिट्रीट सेरेमनी में प्ले की गई, लेकिन जो अबाइड विद मी ट्यून थी इसे स्किप किया गया विद ए मेरे वतन के लोगों। आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट न्यूज़ आर्टिकल इंडिया और ओमान के डिफेंस रिलेशन से जुड़ा हुआ है। वेल, देर इज़ अ जॉइंट मिलिट्री कॉरपोरेशन कमेटी, इंडिया और ओमान के बीच में एक जॉइंट मिलिट्री कॉरपोरेशन कमेटी है, एंड 3 साल के बाद देर इज़ अ गैप ऑफ 3 years, जिसके बाद इंडिया और ओमान दोबारा एक मीटिंग होल्ड करेगा ऑफ द जॉइंट मिलिट्री कॉरपोरेशन कमेटी। वेल, ये समझिए कि जब भी हम इंडिया और ओमान की बात करते हैं इन द फील्ड ऑफ डिफेंस स्पेशली, तो जो जॉइंट मिलिट्री कॉरपोरेशन कमेटी है ये अभी तक का हाईएस्ट फोरम है जिसके अंदर इंडिया और ओमान एक दूसरे के साथ इंगेज करते हैं। तो ये बेसिकली इवैल्यूएट करते हैं, गाइडेंस देते हैं कि किस तरह जो दोनों कंट्रीज़ हैं इन टर्म्स ऑफ डिफेंस सेक्टर ये क्या क्या एक्सचेंज कर सकते हैं। सो डिफेंस रिलेटेड जो गाइडेंस है, जो फ्रेमवर्क है, वो इंडिया और ओमान जॉइंट मिलिट्री कॉरपोरेशन कमेटी के अंदर डिसाइड करते हैं। वेल, जो जॉइंट मिलिट्री कॉरपोरेशन कमेटी है इसकी टॉक हर साल होती थी, एनुअली होती थी, लेकिन 2018 के बाद 3 साल के गैप के बाद अब जो 10th एडिशन है इस जॉइंट मिलिट्री कॉरपोरेशन कमेटी का वो होने वाला है। नाउ 3 साल के बाद जो जॉइंट मिलिट्री कॉरपोरेशन कमेटी है ये आपस में मिलने वाले हैं इंडिया और ओमान। तो कहा जा रहा है कि बहुत ही कॉम्प्रीहेंसिवली इवैल्यूएट किया जाएगा वट एवर चेंजेस और एक्सचेंजेस आर गोइंग ऑन, एंड बेसिकली जो डिफेंस टाइज हैं इन दोनों कंट्रीज़ के बीच में, इंडिया और ओमान के बीच में, उन्हें यहाँ पे स्ट्रेंथन किया जाएगा। वेरस अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया की जो डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज़ हैं इसे लेकर इंडिया का एम्फोसिस यही होगा कि जो एक्सपोर्ट्स हैं, डिफेंस एक्सपोर्ट्स हैं, वो बूस्ट हो सके, एंड जिसकी वजह से वी कैन सी कि देर इज़ सम पॉसिबल अपॉर्चुनिटीज़ कि हमें कोई प्रोक्योरमेंट या फिर जॉइंट प्रोडक्शन जैसी कोई चीज़ आफ्टर दिस मीटिंग देखने के लिए मिले। इंडिया और ओमान के बीच में काफ़ी ज़्यादा जो तीनों फोर्सेस हैं, तीनों सर्विसेज हैं, इनकी जॉइंट एक्सरसाइजेस होती हैं एक दूसरे के साथ। वेल, अगर हम ओवरऑल इंडिया की इंगेजमेंट देखें तो जो गल्फ़ एरिया है पिछले कुछ सालों में इंडिया की इंगेजमेंट वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हुई है, एंड इन टर्म्स में ओमान इंडिया का बहुत ही क्लोजेस्ट डिफेंस पार्टनर रहा है। वेस्ट एशिया के अंदर ओमान इज़ द ओनली कंट्री जिसके साथ इंडिया की जो तीनों सर्विसेज हैं, बीट आर्मी, बीट एयरफोर्स, बीट नेवी, तीनों ही सर्विसेज ओमान के साथ रेगुलरली बायलेटरल एक्सरसाइजेज एंगेज करती हैं। एंड ऑल्सो इसको लेकर 2021 में इंडिया और ओमान के बीच में एक मोमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग भी जो है, जो फ्रेमवर्क है विच डील्स विद द डिफेंस एक्सचेंजेस बिटवीन इंडिया एंड ओमान, इसे भी 2021 के अंदर रिन्यू किया गया। इसी के अंडर एज पार्ट ऑफ एंटी पायरेसी पेट्रोल, इंडियन नेवी ने वहाँ पे अपना P-81 लॉन्ग रेंज मेरीटाइम सर्वेलेंस एयरक्राफ्ट को डिप्लॉय किया हुआ है, जस्ट ताकि जो गल्फ ऑफ एडन है वहाँ पे एंटी पायरेसी पेट्रोल्स हो सके। सो ओवरऑल अगर हम इंडिया और ओमान के डिफेंस रिलेशंस की बात करें, सो इट्स बोथ ऑफ दीज कंट्रीज आर वेरी सपोर्टेड टू ईच अदर। इवन जो इंडियन ओशन नेवल सिंपोजियम है इसके अंदर भी जो ओमान है वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है। सो अगर हम इंडिया और ओमान के रिलेशंस का बैकग्राउंड देखें तो जो दोनों ही कंट्रीज़ हैं वो अरेबियन सी के क्रॉस हैं। तो अगर देखा जाए सो दे आर लिंक्ड बाय जोग्राफी। अगर हम हिस्टोरिकल लिंक्स देखें, कल्चरल लिंक्स देखें, तो दोनों ही कंट्रीज़ के बीच में बहुत ही वार्म और कॉर्डियल रिलेशंस हैं, एंड मेनली बिकॉज हिस्टोरिकल टाइम से ही इंडिया और ओमान के बीच में जो मैरीटाइम ट्रेड जो लिंकेजेस हैं ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और काफ़ी पुरानी हैं, जिसके चलते अगर हम इंडिया और ओमान के लोगों का पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट की अगर हिस्ट्री देखें, इट कैन गो बैक टू 5000 ईयर्स। हाउएवर जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस थे इंडिया और ओमान के वो 1955 में इस्टेब्लिश हुए थे, और इस रिलेशन को अपग्रेड किया गया एज अ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप इन 2008। 2008 में इंडिया ओमान का स्ट्रेटेजिक पार्टनर बना, एंड इंडिया की जो वेस्ट एशिया पॉलिसी है उसके अंदर भी ओमान इंडिया का बहुत इम्पॉर्टेंट पिलर है। ना पॉलिटिकल रिलेशंस भी अगर हम देखें तो जो हाईएस्ट लेवल्स हैं इनके बीच में जो विजिट्स हैं, जो एक्सचेंजेस हैं वो फ्रीक्वेंटली होते रहते हैं बिटवीन इंडिया एंड ओमान,
एंड मिनिस्ट्रियल लेवल विजिट्स भी हमें बहुत रेगुलरली देखने के लिए मिलता है व्हेन इट कम्स टू बोथ ऑफ दीज कंट्रीज़. नाउ जो सल्तनत ऑफ ओमान है ये काफ़ी स्ट्रेटेजिक पार्टनर है इंडिया के लिए, स्पेशली इन द एरिया ऑफ गल्फ. And because Oman is part of GCC as well, which is Gulf Cooperation Council, Arab League, Indian Ocean Rim Association, so it is very 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 important for India जो इंडिया के साथ ओमान की जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है. तो अगर डिफेंस रिलेशंस की बात करें तो दोनों ही कंट्रीज़ की जो मिनिस्ट्रीज ऑफ डिफेंस हैं ये अपने रिलेशंस को अपनी इसको रिव्यू करती रहती हैं एनुअली अंडर द जॉइंट मिलिट्री कॉरपोरेशन कमेटी, जिसको लेकर आज का आर्टिकल आया है, जॉइंट मिलिट्री कॉरपोरेशन कमेटी मीटिंग्स, जिसकी मीटिंग 3 साल के बाद अब होने वाली है. साथ ही में जैसा कि हमने पहले भी बात की, इंडिया की जो तीनों सर्विसेज हैं वो ओमान की साथ एक्सरसाइजेस कंडक्ट करती हैं. आर्मी एक्सरसाइज जो होती है इंडिया और ओमान के बीच में उसे कहा जाता है अल नजा. एयरफोर्स एक्सरसाइज की अगर हम बात करें तो उसे कहा जाता है ईस्टर्न ब्रिज. और नेवल एक्सरसाइज जो इंडिया और ओमान के बीच में होती है दैट इज़ कॉल्ड एज नासीम अल बहार. डिफेंस के साथ साथ अगर हम इंडिया और ओमान के जो इकोनॉमिक और कमर्शियल रिलेशंस हैं अगर इसे भी देखें तो इंडिया काफ़ी इम्पोर्टेंस देता है कि ओमान के साथ हमारे जो इकोनॉमिक टाइज़ हैं वो एक्सपैंड हो सके. और इसको लेकर अगैन कुछ इंस्टीट्यूशंस भी बनाए गए हैं लाइक जॉइंट कमीशन मीटिंग, जॉइंट बिजनेस काउंसिल. ये बेसिकली इंडिया और ओमान के जो इकोनॉमिक कॉपरेशन है उसे ओवरसी करता है. अगर हम दोनों ही कंट्रीज़ के बायलैटरल ट्रेड और इन्वेस्टमेंट को देखें तो ये काफ़ी रोबस्ट है. इंडिया ओमान के टॉप ट्रेडिंग पार्टनर्स में आता है. अगर हम ओमान के लिए देखें तो इंडिया उनका 3rd लार्जेस्ट सोर्स है फॉर देयर इम्पोर्ट्स और एज अ 3rd लार्जेस्ट मार्केट है. इन टर्म्स ऑफ इम्पोर्ट्स ओमान के लिए सबसे पहले आ जाता है यूएई एंड आफ्टर दैट कम्स चाइना. लेकिन अगर हम मार्केट की बात करें सो देन आफ्टर यूएई एंड सऊदी अरेबिया 3rd नंबर पे ओमान के लिए आता है इंडिया, स्पेशली फॉर देयर नॉन ऑयल एक्सपोर्ट्स एज वेल. तो जो मेजर आइटम्स हैं जो इंडिया के एक्सपोर्ट्स होते हैं टू ओमान, बेसिकली दे आर मिनरल फ्यूल्स, मिनरल ऑयल्स, प्रोडक्ट ऑफ देयर डिस्टिलेशन, बॉयलर्स, मशीनरीज, मैकेनिकल अप्लायंसेस, आयरन, स्टील, इनके जो आर्टिकल्स हैं, इलेक्ट्रिकल मशीनरी जो है, मेनली इन सब चीज़ों के साथ में जो इंडिया का एक्सपोर्ट होता है टू ओमान. अगर हम देखें कि इंडिया क्या इंपोर्ट करता है ओमान से तो याद रखिएगा मिनरल फ्यूल्स, मिनरल ऑयल्स, जो डिस्टिलेशन प्रोडक्ट्स हैं, उनके जो बिटुमिनस सब्सटेंसेस हैं, ये मेजर पार्ट इंक्लूड करता है इंडिया के इंपोर्ट्स के अंदर. ऑल्सो इसी के साथ साथ वेन एवर इट कम्स टू ओमान तो कुछ देर पहले रिसेंटली काफ़ी न्यूज़ में भी था विच वॉज योर दुक्कम पोर्ट. दुक्कम पोर्ट याद रखेंगे, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. ओमान ने इंडिया को अलाउ किया है. साथ ही साथ इंडिया की जो नेवी है वो भी ओमान के दुक्कम पोर्ट को एक्सेस कर सकती है. इट लाइज समवेयर इन द साउथ ऑफ द कैपिटल ऑफ ओमान विच इज़ मस्कट. मस्कट के साउथ में है दुक्कम एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ये इंडियन ओशन का रादर लार्जेस्ट डीप सी पोर्ट है. तो इंडियन नेवी कैन यूज़ अ दुक्कम पोर्ट. ये ओमान के बिल्कुल कैपिटल के साउथ में लाई करता है, याद रखिएगा दुक्कम पोर्ट. एंड अगर हम जियोग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो ये इसकी जो लोकेशन है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इंडिया जो अपने ऑयल इंपोर्ट्स करता है उसका 1/5 ऑयल इंपोर्ट इस रास्ते से होकर आता है थ्रू स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज. एंड स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज विच बेसिकली कनेक्ट पर्शियन गल्फ विद गल्फ ऑफ ओमान, इन दोनों को आपस में ज्वाइन करती है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज. एंड ओमान इज़ राइट एट द गेटवे ऑफ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. यहाँ पे इंडिया का इवन मैरीटाइम कॉरपोरेशन होना भी बहुत ज़रूरी है. इसके बाद आगे बढ़ते हैं. हमारा नेक्स्ट न्यूज़ आर्टिकल इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है. रिसेंटली निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स जो हैं वहाँ से एक न्यू जीनस मिला है ऑफ पैरासिटिक फ्लावरिंग प्लांट्स. तो अगर आप पिक्चर में भी देखें तो आप देख सकते हैं कि ये जो पैरासिटिक प्लांट है इसका जो रूट स्ट्रक्चर है वो काफ़ी मॉडिफाई हो चुका है एंड ये पूरा का पूरा जो ट्री की जो स्टेम है इसके अलॉन्ग ये ग्रो करता है और इसने अपने आप को पूरा एंकर किया होता है कि ये जो ट्री का जो बार्क है उसमें पूरा का पूरा इसने अपने आप को होस्ट ट्री के अंदर एंकर किया हुआ है. नाउ ये जो पैरासिटिक फ्लावरिंग प्लांट मिला है
इसकी जो लोकेशन है वो बिल्कुल जो निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हैं, जिनको बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट भी कहा जाता है, इतनी ज़्यादा यहाँ पे स्पीशीज़ डाइवर्सिटी है, इतनी यहाँ पे आपको एंडेमिक स्पीशीज़ मिलती हैं, और ये प्लांट बिल्कुल ट्रॉपिकल फॉरेस्ट की पेराफ्रीज पे देखने के लिए मिला है। हमने हमारी रिसेंट वीडियोस में भी जब अंडमान एंड निकोबार के अंदर जो नीति आयोग का प्रोजेक्ट था उसे डिस्कस किया था, एंड देन ऑल्सो वी टॉक्ड अबाउट दिस दैट अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स दे आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर। काफ़ी बड़ा यहाँ पे डिस्टेंस आ जाता है, 160 किलोमीटर्स का गैप आ जाता है, जहाँ पे जो वाटर बॉडी है उसे 10 डिग्री चैनल भी हम कह देते हैं, एंड काफ़ी हैवी टाइडल फ्लो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स के बीच में आपको देखने के लिए मिल जाता है। सो ये जो जीनस न्यू मिला है हमें सेप्टेम्बरेंथिस, इसका बहुत ही डिस्टिंक्ट जो वेजिटेटिव मॉर्फोलॉजी है वो बहुत अलग है, एंड साथ ही में इसका आर्किटेक्चर, इसका जो फ्लावर्स का जो करेक्टर है वो सब बहुत डिफरेंट है। अगर आप इसकी लीव्स को देखें तो जो लीव्स हैं वो काफ़ी हार्ट शेप्ड हैं, इनकी जो टिप है वो बहुत ही लॉन्ग है, एंड सिमिलरली जो सीड्स हैं इसके वो काफ़ी अर्दन पॉट शेप के आपको सीड्स यहाँ पे देखने के लिए मिलते हैं। एंड जो ये नेम डिराइव किया गया है सेप्टेम्बरेंथस, इसे एक लैटिन वर्ड से डिराइव किया है जिसका मतलब है सेप्टम। सेप्टम मीन्स 7। सो बेसिकली जो यहाँ पे फ्लावर्स की जो अरेंजमेंट है वो कुछ 7 लाइक अरेंजमेंट के अंदर हमें मिलती है, जिसकी वजह से इसका नाम रखा गया है सेप्टेम्बरेंथस। तो आपको इसका ये चीज़ पता होनी चाहिए कि सेप्टम मतलब 7, एंड ये बेसिकली जो फ्लावर्स की अरेंजमेंट है वहाँ से इस पूरे के पूरे जीनस का नाम डिराइव हुआ है। एक और चीज़ नोट करेंगे कि ये जो जीनस है ये लॉरेंथेसिया फैमिली से बिलोंग करता है। ये बेसिकली एक हेमी पैरासाइट है जो कि सैंडलवुड के अंदर अंडर ग्रो करती है। तो हेमी पैरासाइट्स बेसिकली क्या है? हेमी पैरासाइट कौन होता है? जो कि कंप्लीटली डिपेंडेंट होता है। हेमी पैरासाइट्स आर पार्शियली डिपेंडेंट ऑन देयर होस्ट फॉर न्यूट्रिशन। फॉर एग्जाम्पल ये जो डिस्कवर किया गया है प्लांट, ये अपना न्यूट्रिशन होस्ट से भी डिराइव करता है, लेकिन इस प्लांट की जो खुद की लीव्स हैं दे आर ऑल्सो केपेबल टू परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। तो इसीलिए इसे क्या कहा जा रहा है? हेमी पैरासाइट्स कहा जाता है। दिस न्यू जीनस इज़ वेरी यूनिक, क्योंकि अभी तक जो फाइंडिंग्स आई हैं इट अपीयर्स दैट इट इज़ एंडेमिक ओनली टू निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। ये वहीं पे एंडेमिक है। आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट न्यूज़ आर्टिकल ज्योग्राफी से रिलेटेड है। आप अपनी ज्योग्राफी की क्लासेस में लोकल विंड्स के बारे में पढ़ते हैं, एंड दिस आर्टिकल इज़ अबाउट वन ऑफ सच लोकल विंड्स। आपका जो नॉर्थ अमेरिका एरिया है वहाँ पे पोलर एरिया से बहुत ही कोल्ड विंड्स ब्लो करती हैं, जिन्हें हम कहते हैं ब्लिज़ार्ड्स। एंड जो ईस्टर्न यूएस है वो रिसेंटली इन ब्लिज़ार्ड्स के अंडर आया है। जो ये विंड्स चल रही थी, अगर हम इनकी स्पीड की बात करें, अगर हम इनकी फोर्स की बात करें, तो इनको रिलेट किया जा रहा है विद अ हरिकेन, विद अ साइक्लोन। ये इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग विंड्स थी, इसलिए इसको स्ट्रॉन्गेस्ट विंटर स्टॉर्म्स भी कहा जा रहा है। तो यहाँ पे इस पूरे इवेंट के लिए बॉम्ब साइक्लोन टर्म भी यूज़ की जा रही है। तो बॉम्ब साइक्लोन टर्म बेसिकली नेशनल वेदर सर्विस जो यूएस की है, उन्होंने ये टर्म यूज़ की। तो एकदम से क्या हुआ कि बहुत ही एक्सप्लोसिवली जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर था वो डिक्रीज कर गया। एकदम से रैपिडली जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है जब वो फॉल किया, तो लो प्रेशर को हम कहते हैं साइक्लोनिक कंडीशंस। तो जब एकदम से लो प्रेशर क्रिएट हुआ तो इस इवेंट को उन्होंने कहा बॉम्ब साइक्लोन, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग विंड्स, कोल्ड विंड्स विच आर ब्लिज़ार्ड्स यहाँ पे आई, एंड जिसकी वजह से कोस्टल एरियाज़ में रेनफॉल, स्नोफॉल जैसी वहाँ पे चीज़ें देखने के लिए मिली। तो आज क्विकली अपने अपनी ज्योग्राफी क्लासेस में जो आप पढ़ते हैं लोकल विंड्स, उनको रिवाइज कर लीजिएगा। वार्म विंड्स, कोल्ड विंड्स कौन कौन सी हैं, आपकी कौन से एरिया में कौन सी लोकल विंड फ्लो करती है, रीजन वाइज इस पूरे टॉपिक को रिवाइज कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट न्यूज़ आर्टिकल इज अबाउट अल्ट्रा लॉन्ग पीरियड मैग्नेटार। सो साइंटिस्ट हैव डिटेक्टेड दिस इनक्रेडिबली डेंस स्टार, एंड इसका जो बिहेवियर है ये आज से पहले किसी और भी स्टार में, किसी और बॉडी में डिस्कवर नहीं किया गया है। इसके लिए कहा जा रहा है दैट दिस इज़ बेसिकली अ वैरायटी ऑफ अ न्यूट्रॉन स्टार ओनली। ये बहुत ही कॉम्पैक्ट है और इसका जो कोर है ये काफ़ी कोलैप्स्ड है और बहुत ही मैसिव स्टार है ये, विच कैन एक्सप्लोड एज अ सुपरनोवा, एंड देयरफॉर ये बहुत ही हाईली मैग्नेटाइज्ड है। और अगर हम इसकी रोटेशन की बात करें तो ये बहुत ही स्लोली रोटेट करता है।
ना इसके बिल्कुल कॉन्ट्रेरी हमारे पास ऐसे न्यूट्रॉन स्टार्स आते हैं जो कि बहुत फास्ट स्पिन करते हैं, जिनको पल्सार्स कहा जाता है. सो दे स्पिन वेरी फास्ट, एंड अगर आप अर्थ से उनको देखेंगे तो इनकी जो ब्लिंकिंग है ये ऑन एंड ऑफ विद इन मिली सेकेंड्स और सेकेंड्स के हिसाब से होती है. लेकिन जिस स्टार की हम बात कर रहे हैं ये एक ऐसा स्टार है जो कि बहुत ही स्लोली रोटेट कर रहा है, एंड देयरफॉर इट इज़ वेरी हाईली मैग्नेटाइज्ड. ना अगर हम कॉस्मिक टर्म्स में इसकी लोकेशन की बात करें तो अर्थ से ये नियरली 4200 लाइट ईयर्स अवे है. नाउ लाइट ईयर बेसिकली क्या होता है, इट इज़ द डिस्टेंस द लाइट ट्रैवल्स इन अ ईयर. एक साल में जब लाइट कितना ट्रैवल करती है दैट इज़ कॉल्ड एज लाइट ईयर, विच इज़ 9.5 ट्रिलियन किलोमीटर्स. ओके, तो आप देख लीजिए कि इस स्टार और अर्थ के बीच में 4200 लाइट ईयर्स का फ़र्क है. तो ये जो न्यूट्रॉन स्टार्स होते हैं इंक्लूडिंग पल्सार्स, ये यूनिवर्स के डेंसेस्ट ऑब्जेक्ट्स होते हैं. सो दे आर रफली अराउंड 12 किलोमीटर इन डायामीटर, एंड इनका जो साइज़ है दैट इज़ ऑफ अ साइज ऑफ अ सिटी. एंड अगर हम इसका मास देखें तो इसका मास इज़ इवन मोर देन सन. तो आप यहाँ से देखिए कि ये कितने ज़्यादा डेंस ऑब्जेक्ट्स हैं. इसका डायामीटर 12 किलोमीटर है, लेकिन जो मास है दैट कैन बी इवन मोर देन सन. सो दे आर वेरी डेंस ऑब्जेक्ट्स. एंड क्योंकि इनकी बहुत ही एक्सट्रीम मैग्नेटिक फील्ड होती है, तो ये जो मैग्नेटर्स हैं दे कैन पोटेंशियली पावर अ होल रेडियो पल्सेशंस. एंड इसको लेकर आज के पेपर के अंदर इसे मेंशन किया गया एज अ वेरी अल्ट्रा लॉन्ग पीरियड मैग्नेटर. आगे बढ़ते हैं. हमारा नेक्स्ट न्यूज़ आर्टिकल इज अगैन related to environment and ecology, and this time it is about songs of frog species. Well, new study ने ये देखा कि जो frogs हैं they also have different types of calls. ये भी जो sound produce करते हैं different occasion के हिसाब से इनका भी different type of call हमें मिलता है. अभी तक ये पता था कि जो birds हैं वो different songs या different calls produce करती हैं depending upon the context. लेकिन ये जो बिहेवियर था ये किसी और सिंपलर एनिमल्स जो हमारे हैं जैसे कि फ्रॉग्स हो गए, टोड्स हो गए, इनके अंदर पहले ये कभी भी डॉक्यूमेंट नहीं किया गया था. वेल, इसे लेकर जो रिसर्चर्स हैं, रिसर्चर्स फ्रॉम द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर एंड इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च पुणे, इन्होंने मिलकर ये रिसर्च कंडक्ट किया. और ये जो रिसर्च है ये एनिमल बिहेवियर जर्नल के अंदर पब्लिश की गई है. इस रिसर्च के अंदर मेनली 2 स्पीशीज़ थी फ्रॉग्स की जिनको स्टडी किया गया. वन इज़ हुमायूंस नाइट फ्रॉग एंड अदर वन इज़ एम्बोलीज बुश फ्रॉग. इन दोनों स्पीशीज़ को स्टडी किया गया. एंड इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नो कि ये दोनों ही स्पीशीज़ वेस्टर्न घाट्स की एंडेमिक स्पीशीज़ हैं. तो जो फाइंडिंग हमें मिली वो ये थी कि जो हुमायून नाइट फ्रॉग, ये 2 नोट्स प्रोड्यूस करता है. तो इसका एक असेंडिंग और डिसेंडिंग नोट है. और वेरज हमारा जो एम्बोलीज बुश फ्रॉग है इट कैन प्रोड्यूस 6 टाइप्स ऑफ नोट्स. तो ये पहली बार ऐसी स्टडी हुई है जिसके अंदर फ्रॉग्स के जो वोकलाइजेशंस हैं उनकी सीक्वेंसेस को स्टडी किया गया है, उनके नोट्स को स्टडी किया गया है. सो इट बिकम्स इम्पॉर्टेंट. इट इज़ डन बाय अगैन इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर एंड इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च, और इसे एनिमल बिहेवियर जर्नल के अंदर पब्लिश किया गया है. ऐसे फैक्ट्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं फॉर योर प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू. सो दैट इज़ इट फॉर टुडेज़ वीडियो. इस वीडियो लेक्चर में हमने आज के द हिंदू न्यूज़पेपर में आए हुए वो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर किया है जो कि हमारे यूपीएससी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है. आई होप यू गाइज enjoyed this lecture. So that is all from my side. Thank you very much. Thanks for watching Dronacharya IAS YouTube channel. Thank you.